हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा आज हम जिस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। अब फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में क्या पढ़ेंगे आप? सर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज है तो फाइनल अकाउंट ही पढ़ेंगे। हाँ, फाइनल अकाउंट ही पढ़ेंगे, लेकिन फाइनल अकाउंट कंपनीज के हैं। तो आप जो है फाइनल अकाउंट जो है पहले भी पढ़ते हुए आए हैं, और जो पहले आप फाइनल अकाउंट पढ़ते थे वो फाइनल अकाउंट किसके होते थे? वो फाइनल अकाउंट होते थे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। और अब आप किसके पढ़ रहे हैं? अब आप पढ़ रहे हैं कंपनीज के। तो देखिएगा, जब भी कंपनीज के फाइनल अकाउंट आप पढ़ेंगे तो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के अंदर क्या होगा? फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के अंदर एक खास बात होगी कि यहाँ पर एक स्पेसिफिकली एक फॉर्मेट आपको दिया होगा, जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको जो है काम करना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मेट है ये जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा उस फाइनल अकाउंट के लिए जो कि कंपनी से स्पेसिफिक है। तो देखिएगा, जो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज है, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज हैं, वो सभी तरीके की कंपनीज के लिए अलग अलग नहीं होते, वो सभी कंपनीज के लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज को छोड़ के। तो नॉर्मली जो जनरल फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट के अंदर ही जो है जनरल अकाउंटिंग बताते हैं, जिसमें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि एसपीएल और बैलेंस शीट जो है प्रोड्यूस करते हैं, और इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी अलग पार्ट में। लेकिन कुछ कंपनियां स्पेसिफिक हैं, तो उन स्पेसिफिक कंपनीज के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। स्पेसिफिक कंपनीज के अंदर आप देखिएगा, जो कंपनीज इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं उनके लिए अलग से कानून है, तो वो बिजनेस के ऊपर ये फाइनल अकाउंट अप्लाई नहीं होंगे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। इसीलिए जो दूसरी बैंकिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज के ऊपर जो है आरबीआई की गाइडलाइंस है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से जो है काम होता है। और तीसरा, टू दी सम एक्सटेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा कोई कंपनी अगर स्पेशल एक्ट से बनी है, इंडिया के किसी भी स्पेशल एक्ट से बनी, तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगा। अब बात देखिएगा, तो हम नॉर्मली जो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप कंपनी की बनाएंगे, तो वहाँ पर आपने क्या बनाना है? तो बनाना है आपने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि एसपीएल, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये कैसे काम करेगी? ये काम ऐसे करेगी कि ये एक स्टेटमेंट जो है यूज़र को बिजनेस का प्रॉफिट बताएगी ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। ये पीरियड 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 12 महीने भी हो सकता है। दूसरी बात, उसकी पोजीशन बताएगी यानी कि बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट जो है ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में होंगी, जो फॉर्मेट जो है गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं एज पर द कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के अंदर आपको पहले इनके प्रॉपर फॉर्मेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है ये काम करते हैं। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको फॉर्मेट की ही बात आपके साथ करूंगा। और फॉर्मेट की बात इसलिए भी करनी जरूरी है कि जब तक आप फॉर्मेट नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात देखिएगा कि हम यहाँ पर आपके साथ जो है फॉर्मेट जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो फॉर्मेट है वो वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं बनता है, वो सबसे पहले बनता है बैलेंस शीट का। क्योंकि जब आप प्रेजेंट करते हैं तो जनरली बैलेंस शीट पहले प्रेजेंट करते हैं और बाद में पी&एल। लेकिन आज की डेट में जो हम रिपोर्टिंग करते हैं उसके अंदर प्रेजेंटेशन इसी तरीके से होनी चाहिए कि बैलेंस शीट देन प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन यहाँ पर कस्टमर ही ऐसा है, नेचर इस तरीके का है कि हम पहले पी&एल दिखाते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट दिखाते हैं। हालांकि एज पर द लॉ जो है प्रेजेंटेशन इस तरीके से दी हुई है कि पहले बैलेंस शीट बाद में पी&एल। तो जब आप कभी एनुअल रिपोर्ट में स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप पहले बैलेंस शीट और पी&एल बनाएंगे। लेकिन नॉर्मली जब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स रिपोर्ट करते हैं या किसी भी तरीके की जो रिपोर्टिंग करते हैं, तो हम जनरली पी&एल पहले बनाए थे, जिससे कि यूज़र को अच्छे से समझ में आ जाए। और क्योंकि बनता भी जो है पहले प्रॉफिट एंड लॉस से, जब पहले पी&एल बनेगा तभी बैलेंस शीट आप बना पाओगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी, यानी कि आप टी फॉर्म में नहीं बनाएंगे कंपनी के लिए।
इट इज़ एप्लीकेबल फॉर कंपनी ओनली। किसके लिए अप्लाई होगा? ये खाली कंपनी के लिए अप्लाई होगा। अब कंपनी के लिए अप्लाई होगा तो देखिएगा सबसे पहले हम डालेंगे उसमें इनकम्स। इनकम्स में दो चीज़ें होती हैं, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या होगा कि जो भी बिजनेस की रेवेन्यू है, यानी कि कैश प्लस क्रेडिट सेल्स, यानी कि जो भी क्रेडिट सेल्स या कैश सेल्स से जो पैसा आया है उसको आप बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके अलावा जो मिसलेनियस इनकम्स आती हैं, अदर इनकम्स आती हैं, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, उनको हम अदर इनकम्स में शो करेंगे। तो ये दो ही चीज़ें हम जो है जनरल इनकम में शो करते हैं, और इनको एक पर्टिकुलर नोट्स में जो है हम शो करते हैं। तो नोट्स के जो है नंबर आपको मेंशन करने पड़ते हैं। वो नंबर आप अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 ले सकते हैं, ABCD ले सकते हैं, 5 7 8, कुछ भी, किसी के लिए भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो जहाँ पर आपको सुविधा हो, जो चीज़ आपने पहले बनाई है उसके लिए आप नोट नंबर 1 अप्लाई कर दीजिए। तो मान लीजिएगा मैंने सबसे पहले ये कैलकुलेट की, तो मैं इसको 1 नंबर दे दूंगा, दूसरी चीज़ मैंने बनाई होगी 2 नंबर, फिर मैं इसका डालूंगा टोटल। तो टोटल के अंदर क्या होगा कि जो भी इनकम्स मेरी आई है, पहली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि कैश सेल से और क्रेडिट सेल से, और उसके अलावा जो मेरी अदर इनकम्स है यानी कि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, या मुझे कोई ड्यूटी पे कर रखी थी उसका ड्यूटी का ड्रॉबैक मिल गया सरकार से, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आएंगे। अब उसके बाद देखिएगा एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स। जो एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स हैं ये क्या शो करने हैं? तो देखिएगा जब हम किसी बिजनेस को करते हैं तो हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। 4 टाइप्स के जो है रॉ मटेरियल, 4 टाइप्स के मटेरियल होते हैं। उसमें से पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब वो कच्चा माल जिससे आप किसी भी आइटम्स को प्रोड्यूस करते हो। दूसरा जो गुड्स होता है उसको बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। लेकिन सेमी फिनिश्ड गुड्स के लिए जो हम नाम यूज़ करते हैं वो सेमी फिनिश्ड गुड्स यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि क्या यूज़ करते हैं, बल्कि हम यूज़ करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो दूसरा आइटम होगा वो होगा वर्क इन प्रोग्रेस। और जो तीसरी बात होगी हमारी, जो तीसरा होगा वो होगा फिनिश स्टॉक। तो 3 स्टॉक हो गए हमारे पास, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश स्टॉक। और उसके अलावा जो हमारा चौथा स्टॉक होता है जिसको हम केवल खरीदते हैं बाजार से और बेच देते हैं, जिसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो जनरली 4 तरीके की जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो एक बिजनेस के अंदर होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसके पास रॉ मटेरियल या WIP या फिनिश गुड्स नहीं होगा, केवल ट्रेडिंग स्टॉक होगा। कोई जो एंटरप्राइज है केवल सेल करती है अपने बनाए हुए सामान को, तो उसमें रॉ मटेरियल होगा, WIP होगा और फिनिश्ड गुड्स होगा। इसी तरीके से अगर कोई सर्विस का प्रोड्यूसर है तो वहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होंगी। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप अलग से निकालेंगे। इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब है कि जो आप ओपनिंग रॉ मटेरियल होगा, यानी कि आपके पास जो शुरू में रॉ मटेरियल था उस रॉ मटेरियल में आप परचेजेज जोड़ देंगे, और परचेजेज के अंदर परचेजेज के खर्चे भी जोड़ देने चाहिए, और माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, राइट। यहाँ पे हालांकि जो है कंपनी लॉ में कुछ लिखा नहीं हुआ है कि कैरीज इनवर्ड को कैसे डील करेंगे। तो कैरीज इनवर्ड या तो परचेज की कॉस्ट में आप शामिल करेंगे या बाद में अदर एक्सपेंसेस में भी शो कर सकते हैं। लेकिन बेटर प्रैक्टिस ये है कि जो परचेजेज है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए इन्वेंट्री के पर्पज से। तो जो भी इन्वेंट्री के अंदर जो भी कॉस्ट शामिल होती है वो यहाँ पर जोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से जो इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर आती है वो सब परचेजेस का पार्ट हो जाएंगी या इन्वेंट्री का पार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर बढ़िया ये रहेगा कि आप उसको रॉ मटेरियल के साथ ही एडजस्ट करते हैं। उसके बाद है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो जो भी स्टॉक आप खरीदते हैं बेचने के लिए, यानी कि आपने फिनिश्ड स्टॉक खरीदा और वो आप बेचने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप जैसे हलवाई की दुकान पे जाइएगा, तो हलवाई की दुकान पे आप जाएंगे तो क्या होगा, उनके पास आटा, दाल, चावल, चीनी, बेसन, घी, मसाले, इस तरीके की चीज़ें होंगी, दैट इज़ रॉ मटेरियल। दूसरी चीज़ें क्या होंगी उनके पास? दूसरी चीज़ होगी उनके पास WIP, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो वो जलेबी बनाने के लिए जो खमीर उठा के रखते हैं, दैट इज़ ए वर्क इन प्रोग्रेस। या आप कोई भी ऐसी मिठाई जो आधी प्रोसेस कर रखी है और आधी नहीं बनाई है, वो वर्क इन प्रोग्रेस होगी। तीसरा जो समोसे, गुलाब जामुन, बालूशाही, मिठाइयाँ जो भी उन्होंने बना रखी हो, खोए की बर्फ़ी, काजू कतली, ठीक है जी, चमचम, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो उसके पास फिनिश स्टॉक होगी। लेकिन वो फिर भी हल्दीराम की नमकीन सेल करता है, पेप्सी बेचता है, तो वो सब उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड होंगे। तो इस तरीके से जो स्टॉक आपने खरीदा है स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पर एडजस्ट होगा। उसके बाद देखिएगा इन इन्वेंट्रीज का चेंज हम डालेंगे, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो चेंज आया है वो चेंज हमने डालना है यहाँ पर। वो एक्सपेंसेस में ही होगा। अगर देखिएगा ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा और क्लोजिंग स्टॉक कम है तो दैट इज़ एक्सपेंसेस। लेकिन ओपनिंग स्टॉक आपका कम था और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो ये फिगर माइनस की हो जाएगी, क्योंकि अगर इनकम की चीज़ें एक्सपेंसेस में आप एडजस्ट करोगे तो वो माइनस में शो करनी शुरू कर देंगे। तो देखिएगा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड।
तो देखिएगा यहाँ पर आप तीनों चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो फिनिश्ड गुड्स है वो WIP इन स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, रॉ मटेरियल आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो। उसके बाद एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चे, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो इनके भी शेड्यूल नंबर आप डालेंगे 3, 4, 5, इसको हमने 6 ले लिया। अब ये एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या है? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस मीन्स वो खर्चे जो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए खर्च हुए। इट इंक्लूड्स सैलरीज, वेजेस, PF, परक्यूजिट्स, बोनस, अलाउंसेस, सभी तरीके के जो भी बेनिफिट्स आप एम्प्लॉय को दे रहे हैं, इंक्लूडिंग द रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइडेड, जो भी आपने एम्प्लॉय के लिए रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए वो भी सब इसी के अंदर आप इंक्लूड करेंगे। उसके बाद है फाइनेंस कॉस्ट। अब ये फाइनेंस कॉस्ट क्या है? फाइनेंस कॉस्ट मीन्स कि वो कॉस्ट जो ब्याज से संबंधित है। इसका मतलब है पैसा अगर आपने उधार लिया है तो जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो आप यहाँ पे डालेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करते हैं वो असेट्स की कीमत में ऐड हो जाती है, वो आप यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इस तरीके के खर्चे यहाँ पे आप शो करेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, यानी कि जो भी आपकी फिक्स असेट्स हैं उनके ऊपर जो आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, या जो इंटेंजिबल असेट्स है, गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स है, उनका जो आप अमोर्टाइजेशन करते हैं वो भी आप यहाँ पे शो करेंगे। तो जो भी आपकी टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स असेट्स की वैल्यू जो रिड्यूस होती है, उस रिड्यूस वैल्यू को जो आप करते हैं एज ए डेप्रिसिएशन, जो कि घिसावट हो जाती है, जो उसको यूज़ करने की वजह से, फ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से, या इस तरीके से किसी और अन्य रीजंस की वजह से जो असेट्स की वैल्यू डिटोरिएट होती है उन्हें रेगुलर बेसिस, ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, उसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स के केस में। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स केस में उसको जनरली हम अमोर्टाइजेशन शब्द का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो भी बिजनेस में अदर एक्सपेंसेस हो गए वो आप कहाँ पर शो कर देंगे? वो आपने शो करने अदर एक्सपेंसेस में। तो अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास टोटल एक्सपेंसेस का सम आ गया। अब देखिएगा यहाँ आपने लिखा टोटल ए, ये टोटल ए आपका जो टोटल था, और यहाँ पर आपने टोटल किया टोटल बी, यानी कि आपके पास इनकम्स थी और इनकम्स में से आपने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। तब जब आपने ए माइनस बी किया तो आपके पास जो प्रॉफिट आया वो आया प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। तो ये जो भी प्रॉफिट आपके पास आया ये ए माइनस बी आ गया। अब जो भी एक्सेप्शनल आइटम्स हैं उनको आप अलग से शो करेंगे। एक्सेप्शनल आइटम्स अभी आप देखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया हुआ है कि वो VRS स्कीम देगा, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अपने एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पर एक कंपनसेशन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे करने जा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो वो जो भी VRS स्कीम्स के अंदर जो पैसा दिया जा रहा है दैट इज़ एन एक्सेप्शनल आइटम्स। तो उस एक्सेप्शनल आइटम्स को आप अलग से शो करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मली हर बार रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है। इसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस, और उसके बाद अगर कोई भी आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स थे वो भी यहीं पर आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब है ऐसे आइटम्स जो कभी कभी होते हैं, तो जनरली हम उनको एक्सेप्शनल में ही दिखा देते हैं अब, क्योंकि जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नाम की चीज़ नहीं है, केवल एक्सेप्शनल आइटम्स हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है जैसे लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू द फायर और ड्यू टू द एक्सीडेंट्स। तो इस तरीके की जो भी अब नॉर्मलिटी है, जो भी बिजनेस में कभी वन टाइम हुई है, वो आप यहाँ दिखाते हैं। जैसे आपने कोई सब्सिडरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई थी और आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, और आपकी जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं था कि आपकी सब्सिडरी कंपनी बर्बाद हो गई, वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट सारी तबाह हो गई। तो वो आप जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आप बताओगे कि जो आपने सब्सिडरी कंपनी में पैसे लगाए थे वो कंपनी बर्बाद होने की वजह से हमारे पैसे तबाह हो गए। जैसे मैं भी पीछे भी एक कंपनी का एनालिसिस कर रहा था, तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, तो उस कंपनी के जो सब्सिडरी कंपनीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी चाइना के अंदर, वो पूरी की पूरी डिटोरिएट हो गई। और वहाँ पर जो कोविड की वजह से जो अबनॉर्मल साइकिल्स जो आई बिजनेस के अंदर, और जो बिजनेस साइकिल्स और इकोनॉमिक साइकिल्स के अंदर जो चेंज आए, उसकी वजह से वो कंपनी तबाह हो गई। तो वो कंपनी ने कहाँ पर उसको रिपोर्ट किया होगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। हालांकि आप देखिए कई आइटम्स आप एक्सेप्शनल आइटम्स में शो कर सकते हैं, लेकिन जो पुराना फॉर्मेट है उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम्स को आप अलग अलग शो करके दिखाते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस, और उसके बाद आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को अलग शो करते थे, लेकिन अगर आप चाहें तो एग्जाम के अंदर आप इकट्ठा भी शो कर सकते हैं। फिर देखिएगा आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अभी आपके पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, तो इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर आपके पास दो चीज़ें आएंगी, और दो चीज़ें क्या होंगी? एक करंट टैक्स होगा और एक डेफर्ड टैक्स होगा। तो करंट टैक्स का मतलब है वो टैक्स जो इनकम टैक्स के हिसाब से बनता है, और आपकी अकाउंटिंग के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो इनकम टैक्स वाले हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो डेफर्ड टैक्स है, तो ये डेफर्ड टैक्स असेट्स भी हो सकती हैं और लायबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, तो इसको आपको अलग से शो करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से ये जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर आपकी कुछ बिजनेसेस जो है डिसकंटिन्यू कर रखे हैं आपने, तो उसके भी सेम स्टेटमेंट आपको अलग से बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने कंटिन्यू ऑपरेशंस की बनाई है वैसे ही डिसकंटिन्यू की बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में वो नहीं आती है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर जो आपके प्रॉफिट्स आ गए हैं, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट के दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। एंड वन इज़ द बेसिक ईपीएस, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि वो ग्रुप 2 में है। तो ध्यान रखिएगा, वो आपको अर्निंग पर शेयर जो है, बेसिक अर्निंग पर शेयर आपने यहाँ पे शो करनी है, और दूसरी अर्निंग पर शेयर आपने शो करनी है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो देखिएगा जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है और जो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है, उन दोनों को आप यहाँ पे शो करेंगे। तो इस तरीके से जो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है और जो बेसिक ईपीएस है, वो सब आपने यहाँ पे शो करनी है। तो यहाँ पर इसकी जो कैलकुलेशन है वो कहाँ पर होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के हिसाब से। किससे होगी जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के हिसाब से। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब देखिएगा, हम बात करते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट की। अब जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो किस तरीके से होगा, तो देखिएगा ये आपने सारे फॉर्मेट खुद अपने हाथ से एक बार लिख लेने हैं। हाथ से अगर आप लिखेंगे तो आपको जो है अच्छे से याद हो जाएंगे, और याद भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो देखिएगा ये जो फॉर्मेट है ये शेड्यूल 3 के अंदर है, और ये शेड्यूल 3 के अंदर जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे, इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है कि ये भी वर्टिकल फॉर्मेट में होगी। इसमें साइड्स के दो नाम होंगे। पहली साइड जो होती है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है, जो दूसरी साइड है उस साइड का नाम है असेट्स। तो ध्यान से आपने ये पूरी की पूरी फॉर्मेट आपने समझनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की साइड में 4 आइटम्स आपने शो करने हैं जो मेजर हेड्स होंगी। वन इज अ शेयर होल्डर फंड, सेकंड इज अ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड इज ए नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड फोर्थ इज ए करंट लायबिलिटीज। तो ये चारों चीज़ें आपने शो करनी है। क्या शो करनी है, ये आपने चारों चीज़ें शो करनी है। तो जब आप इन आइटम्स को शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, तो इनमें क्या आइटम्स आते हैं, इनके बारे में भी आपको पता करना पड़ेगा। तो देखिएगा, इसके नीचे जो बैलेंस शीट अभी हम बना रहे हैं, इसके नीचे पूरा फॉर्मेट हमने दिया भी हुआ है, मैं आपको वो रिवाइज भी कराऊंगा। तो देखिएगा, जो शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है वो इक्विटी जो बिजनेसमैन ने लगाई हुई है बिजनेस के अंदर, जिससे बिजनेस चलता है। प्राइमरीली वो कैपिटल जो रिस्क पे जो है तो रिस्क पे जो कैपिटल खड़ी हुई है, उस कैपिटल को आप क्या बोलते हैं, उस कैपिटल को आप बोलते हैं इक्विटी कैपिटल, या बोलते हैं रिस्क वाली कैपिटल, जो कि शेयर होल्डर फंड का पार्ट होगा। लेकिन इस कैपिटल के अलावा एक कैपिटल और भी होती है, दैट इज नोन एज ए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसी कैपिटल के अंदर ही शो होगी, क्योंकि कैपिटल के अंदर एक रिस्क वाला कंपोनेंट होता है। तो जब बिजनेस बंद होता है तो बाद में ही कैपिटल के पैसे मिलते हैं, अगर बचते हैं तो कोई अगर रेजिडुअल वैल्यू होती है बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर अब मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ शेयर कैपिटल की। तो देखिएगा, सबसे पहला जो पार्ट है वो शेयर कैपिटल दिखाएंगे, और शेयर कैपिटल को हम ब्रॉडली शो करेंगे अथोराइज कैपिटल के अंदर, इशूड कैपिटल के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम नोट्स टू अकाउंट में बात करेंगे। तो देखिएगा, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में दोनों तरीके की शेयर कैपिटल होगी। मेरे ख्याल से नोट्स टू अकाउंट कितने नंबर तक हो गए थे, नोट्स टू अकाउंट 11 नंबर तक हो गए थे। तो अब हम बात करेंगे 12 नंबर पे। तो 12 नंबर पे हम शो करेंगे शेयर कैपिटल, और 13 नंबर पर आ जाएगा हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और 14 नंबर पर शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स। बहुत सारी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो शेयर वारंट इशू कर देती हैं। तो जो शेयर वारंट्स है वो वास्तव में क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट को कंपनी शेयर वारंट में बदल देती है, जिससे कि वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। अब इन वारंट का एक फ़ायदा ये होता है कि ये विदाउट कंपनी को इन्फॉर्म किया आप इनको चेंज कर सकते हो। तो केवल जैसे करेंसी नोट को बदला जा सकता है, एक दूसरे से हैंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई, उसी तरीके से अगर शेयर वारंट्स है तो उनको आप हैंड ओवर कर सकते हो किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसको भी आप ट्रांसफ़र करना चाहे। तो ये शेयर वारंट के अंदर जो है खास बात होती है। और वैसे भी आपको जो है शेयर वारंट्स के बारे में जो है कंपनी लॉ की जो क्लास होती है उसमें हम पूरा आपको पढ़ाते भी हैं। उसका था शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। देखिएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, और दूसरी होती है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ड्यू फॉर रिफंड। यानी कि जो आपने एप्लीकेशन मनी ले ली और जिसके बदले में आप शेयर अलॉट करेंगे। एक ऐसी शेयर एप्लीकेशन मनी जो अभी आप तो गई आपके पास, लेकिन आप उसको रिफंड करेंगे। जैसे कंपनी अपना पब्लिक इशू लेके आती है, तो पब्लिक इशू में जो पैसा लाती है तो कभी कभी शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो जो ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट है उसके बदले में कंपनी शेयर्स तो अलॉट करेगी नहीं। तो जो पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा आया हुआ है उसको कंपनी क्या करेगी, रिफंड करेगी। तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड ड्यू फॉर रिफंड होता है वो करंट लायबिलिटीज़ में आता है। और ये जो है ये वो पैसा है जो शेयर एप्लीकेशन मनी का है और जो पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट है, यानी कि जिसके बदले में आप शेयर्स देंगे। उसके बाद देखिएगा नॉन करंट लायबिलिटीज़ में,
अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर 4 तरीके की लाइबिलिटीज़ है हमारे पास, जिसमें है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये जो चारों आइटम्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे और इसमें जो है नोट्स टू अकाउंट भी आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे 15, 16, 17, 18 या अपनी मर्जी से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये इसी नंबर पर आएंगे। उसके बाद देखिएगा करंट लाइबिलिटीज़ में क्या है, 19, 20, 21 और 22। अब इनको समझते हैं। देखिएगा करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है। जो लाइबिलिटीज़ आपने 12 महीने के अंदर डिस्चार्ज करनी है, सेटल करनी है या उसको कन्वर्ट करना है विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो वो करंट लाइबिलिटीज़ है। और जो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है वो जो 12 महीने के बाद सेटल होनी है। तो देखिएगा जो लाइबिलिटीज़ 12 महीने के बाद सेटल होनी है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो नॉन करंट हो गई। और जो 12 महीने के अंदर सेटल होनी है वो करंट लाइबिलिटीज़ है। अब इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट है, वो समझना है आपने ध्यान से। वो ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट ये है कि अगर आपकी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है, जैसे बहुत सारी कंपनी जो है 12 महीने से ज़्यादा में सामान बनाती है, यानी कि ये कोई भी काम करती हैं, प्रोजेक्ट करती हैं, उसमें 18 महीने, 20 महीने, 30 महीने ऐसे लगते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसे केसेस के अंदर एक सबसे खास बात जो है देखने के लिए क्या मिलती है, वो कंपनी उस साइकिल के अंदर पूरा पैसा जो है ऑपरेट करती है। तो अगर कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज़्यादा है तो फिर 12 महीने की जगह करंट लाइबिलिटीज़ या करंट असेट्स या नॉन करंट असेट्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के लिए वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो है हम कंसिडर करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या शो होता है। देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हम शो करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो बोरोइंग्स जो पैसा आपने उधार ले रखा है डिवेंचर्स के रूप में, पब्लिक डिपॉजिट्स के रूप में, या किसी बैंक से लोन लिया हुआ है जो लंबे टाइम के लिए है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए, या आपके ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से ज़्यादा के लिए, जैसी भी स्थिति हो। अब ये देखिएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आप सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन को अलग अलग करके शो करेंगे नोट्स अकाउंट में कि कितना आपके पास सिक्योर्ड लोन है, कितना अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड लोन का मतलब है वो लोन जो आपने लोन तो ले रखा है, बदले में जो है कंपनी ने कोई सिक्योरिटी जो है इशू कर रखी है जिससे भी आपने पैसा बोरो किया है, यानी कि जो भी मनी लेंडर है उसके फेवर में आपने कोई सिक्योरिटी इशू कर रखी है। उसके बाद देखिएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज क्या होती है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के हिसाब से जो है कैलकुलेट होगी, तो जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर देखिएगा वो 17 है, तो जो लाइबिलिटीज वहाँ पर नहीं कवर हुई वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जैसे आपके कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेकिन पे कब करने हैं 12 महीने के बाद, तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। आपकी कोई भी लाइबिलिटी जो 12 महीने के बाद आपने पे करनी है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। फिर है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वो प्रोविजंस जिनकी डिस्चार्ज आपने 12 महीने के बाद करनी, जैसे कि प्रोविजंस फॉर रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोविजंस फॉर ग्रेजुटी, प्रोविजंस फॉर लीव एनकैशमेंट फॉर रिटायरमेंट। तो जो भी इस तरीके के जो खर्चे हैं वो प्रोविजंस हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे। उसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में छोटे टाइम के लिए लोन ले रखा है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। डिवेंचर्स जो है आपने केवल 1 साल के लिए इशू किया है, तो विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अगर आपने कोई भी बोरिंग्स की है, बैंक लोन लिया, पब्लिक डिपॉजिट लिया है, या फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स लिए हैं, या किसी अन्य प्रकार की कोई उधारी ली है, तो वो यहाँ पे सब आपकी बोरिंग्स के रूप में आएगी शॉर्ट टर्म के अंदर। ट्रेड पेबल्स के अंदर आपके वो आइटम हैं जिनसे आप सामान खरीदते हैं उधार में, तो उनको जो भी आपने पैसा देना है, तो इसका मतलब है इसके अंदर क्रेडिटर्स और जो बिल्स पेबल की फिगर है वो इसमें आती है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की जो फिगर है वो इसके अंदर आप शो करते हैं। उसके बाद है थर्ड अदर करंट लाइबिलिटीज। तो अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या होगा। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर वो लाइबिलिटीज हैं जो कि ऊपर कैटेगराइज नहीं है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स ऑफ मशीनरी। अब क्रेडिटर ऑफ मशीनरी को अगर आपने 6 महीने में पैसा देना है तो वो ट्रेड क्रेडिटर तो नहीं है, ट्रेड पेबल तो नहीं है, तो वो यहाँ पे शो करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स के अलावा अगर उनका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ में, जैसे मैंने भी आपको बताया था शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ड्यू फॉर रिफंड, वो भी यहीं आएगा। कॉल्स इन एडवांस आपने ले रखा है वो भी यहीं पे आएगी। तो इस तरीके के जो आइटम्स हैं वो आप शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर या अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शो करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर जो पैसा भी आपने शॉर्ट पीरियड के अंदर देना है, जैसे प्रपोज डिविडेंड हो गया या प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, या शॉर्ट टर्म के लिए जो है प्रोविजन फॉर बोनस हो गया। हालांकि आजकल डिविडेंड को जो है हम अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, तो प्रपोज डिविडेंड की जो टर्म है वो आजकल यूज़ नहीं होती है। अब देखिएगा आगे असेट्स के अंदर
अब देखिएगा असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स के अंदर है फिक्स असेट्स। अब ये फिक्स असेट्स हैं, इसमें टेंजिबल फिक्स असेट्स। आप देखिए कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स को अब हम बोलते हैं पीपीई, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद है इंटेंजिबल फिक्स एसेट, जैसे आपके गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो इसके अंदर आएंगी। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से जो इंटेंजिबल एसेट्स डेवलपमेंट फेज के अंदर चल रही हैं और उस डेवलपमेंट फेज पे जो पैसा आपने खर्च किया है वो सब यहाँ पे आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये चारों आइटम्स जो है ये फिक्स एसेट्स के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? फिक्स एसेट्स के अंदर। अब फिक्स एसेट्स में टेंजिबल फिक्स एसेट्स, उसको आप पीपीई लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा फिक्स एसेट्स के अंदर के बाद जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट आपने लंबे टाइम के लिए रखी है उसको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, वहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज थी, तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट्स आ गया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने लोन्स एंड एडवांसेस अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को या किसी भी थर्ड पार्टी को जो है लंबे समय के लिए आपने उधार पैसा दे रखा है, उधार दे रखा, ले नहीं रखा, असेट्स है ये, तो वो भी यहाँ शो करेंगे। अदर नॉन करंट एसेट्स, और उसके अलावा कोई भी अदर नॉन करंट एसेट्स है वो भी आप यहाँ पे शो करेंगे। मान लीजिएगा आपके डेटर्स हैं और लेकिन डेटर से पैसा आपको 12 महीने के बाद मिलना है, तो वो आपकी आ जाएगी अदर नॉन करंट एसेट्स। इसी तरीके से कोई और किसी को आपने फिक्स एसेट सेल कर रखी थी और वो अभी 12 महीने के बाद आपको पैसे देगा, तो वो भी आपकी आ जाएगी अदर नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो भी नोट्स टू अकाउंट है वो आप उनके नंबर आप लिखेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं वो आपने यहाँ पे शो करना है। उसके बाद देखिएगा मैं अगले पार्ट पे बात कर रहा हूँ करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के अंदर है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। अब देखिएगा करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो थोड़े टाइम के अंदर यानी कि विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आप रिकवर कर लेंगे। दूसरा है इन्वेंट्रीज, यानी कि आप जिस इन्वेस्टमेंट में सेल परचेज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो भी इसी के अंदर आएगी। इन्वेंट्रीज का मतलब है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, जो भी मैंने अभी 4 कुछ बताए, इसके अलावा जो स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स है वो भी इसी के अंदर आएगा। इसी तरीके से अगर कंपनी के पास लूज टूल्स हैं तो वो भी यहीं पे शो करने हैं। उसका था ट्रेड रिसीवल, तो ट्रेड रिसीवल्स में डेटर्स और बीआर की फिगर, यानी कि जिनको आपने उधार माल बेचा है, जो कि आपके व्यापार की जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसके दौरान जो आपने माल बेचा है, तो वो जो डेटर्स बन गए हैं आपके उधार बेचने की वजह से, या उन्होंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि बिल्स रिसीवेबल आपको दिया हुआ है, वो भी आपके ट्रेड रिसीवेबल होंगे। उसके बाद देखिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो पैसा आपके पास कैश इन हैंड में या कैश एट बैंक है, या हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने रखी हुई हैं कि जो 10, 20, 50 दिन में आपको मिल जाएंगी, जैसे कमर्शियल पेपर्स हैं, उनको 90 दिनों में आपकी रिकवरी हो जाती है, तो वो कमर्शियल पेपर्स भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने कोई छोटे समय के लिए लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं तो वो यहाँ पे शो आप करेंगे। उसके बाद है अदर करंट एसेट्स, जैसे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड इनकम है कोई आपकी, इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड है, ये अनबिल्ड रेवेन्यूज है, जैसे आईटी कंपनीज है अपने कस्टमर के लिए काम कर देती हैं लेकिन बिल तब बनाती है जब पूरा काम खत्म हो जाता है। तो अभी आधा काम खत्म हो गया तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एस्टिमेटेड कि इतना काम हमने कर दिया तो इतने पैसे भी हमें लेने का हक है, उसको बोलते हैं अनबिल्ड रेवेन्यूज। तो ये देखिएगा ये आपके पास हो गया पूरा। अब ये बैलेंस शीट के अंदर आपको बनाना है नोट्स टू अकाउंट। तो देखिएगा मैं इन नोट्स टू अकाउंट को हालांकि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ करते वक्त, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको सारा का सारा दोबारा से आपको बताता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर ये सबसे पहली हेडिंग है आपकी शेयर कैपिटल, पहली हेडिंग है शेयर कैपिटल। तो अब शेयर कैपिटल जो है एक मेन हेड होती है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले डालते हैं ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी लाइफ के अंदर मैक्सिमम इशू कर सकती है। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों भी हो सकती है, एक भी इक्विटी भी हो सकती है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या, फेस वैल्यू टोटल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फेस वैल्यू टोटल, और यहाँ पे टोटल लगाए थे। इसका टोटल बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिर इस कैपिटल में से जितनी कैपिटल आपने इशू कर रखी है जिसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल कैसे निकालोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाई कर दोगे फेस वैल्यू से। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो ये आपकी टोटल इशूड कैपिटल। अब वो शेयर कैपिटल जो पब्लिक ने खरीद रखी है, तो देखिएगा सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, ये जो कैपिटल है ये इक्विटी कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों जोड़ देंगे आप, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है वो अलग से शो करेंगे,
जो पार्टली पेड है वो अलग से शो करेंगे, यानी कि किसी पे कॉल्स इन एरियर्स रह गई तो वो अलग से शो करेंगे। तो कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पर माइनस कर देंगे। और अगर वो शेयर फॉरफिट कर दिए हैं तो वो आप प्लस कर देंगे यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, और जो टोटल वैल्यू आएगी वो आप नोट्स टू अकाउंट में शो कर दोगे। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी कि अगर शेयर्स इशू किए गए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि आपने बोनस शेयर के रूप में लिए, कोई मशीनरी खरीदी है उसके बदले में शेयर इशू कर दिए, तो उस तरीके की जो भी शेयर कैपिटल है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इफ़ एनी शेयर्स इशूड बाय कंपनी फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश द फैक्ट शुड बी मेंशन, तो उसका जो फैक्ट है वो आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद आइएगा अगला पार्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है? ये रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के प्रॉफिट्स हैं जो इकट्ठे हो रखे हैं, लॉस है तो माइनस कर देंगे। तो देखिएगा सबसे पहले आपने देखना पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम सरप्लस अकाउंट आजकल बोलते हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ है, यानी कि जो भी आपके पास पैट था वो आपने यहाँ पे शो कर देना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये टोटल आ गया। अब इसमें से कोई भी प्रॉफिट आपने कहीं पर ट्रांसफ़र किया, जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, सिंकिंग फंड में, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, बोनस के लिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, प्रपोज डिविडेंड कर दिया है, इक्विटी या प्रेफरेंस का इंटरिम डिविडेंड दे दिया है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, हालांकि इस साल से डिविडेंड टैक्स हट गया लेकिन आपके एग्जाम में भी आएगा इस साल, हालांकि गवर्नमेंट ने जो CDT है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो हटा दिया है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है हटने की वजह से, जिसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते थे, वो हट चुका है, लेकिन अभी इस बार आपके अटेम्प्ट में अगले बार से हट जाएगा आपके कोर्स में से। तो ये देखिएगा, तो ये टोटल वैल्यू आ गई। इसके अलावा जो भी रिजर्व की फाइनल वैल्यूज़ है, जैसे भी यहाँ पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस था और यहाँ से रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया था, दोनों जोड़ के जो रिजर्व लास्ट में आया, इसी तरीके से कैपिटल ओल्ड प्लस जो ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से, तो इस तरीके से जितने भी इसी तरीके से सिंकिंग फंड ओल्ड और जो ट्रांसफर हुआ है प्रॉफिट में से, उन सब फिगर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी रिजर्व। और अगर आपके प्राइमरी एक्सपेंसेस बचे हुए हैं तो देखिए उसको तो वैसे P&L में राइट ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनी में प्रॉफिट होता नहीं है तो उसको आप माइनस में शो करके दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी एक्सपेंसेस या कोई भी आपके लॉसेज हैं तो वो माइनस में शो करके आएंगे। अगर आपके कोई भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड जो है डेफर्ड असेट्स हैं, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको आप बोलते हैं, तो वो अगर है तो उनको माइनस शो करेंगे। कोई शेयर्स के या डिवेंचर्स के खर्चे इशू से संबंधित वो माइनस शो करेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन अगर कोई बैलेंस शीट में बचा हो तो माइनस करेंगे। डिस्काउंट ऑन शेयर्स, तो ये कभी भी असेट्स में शो नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ये पुराने समय में जो है हम असेट्स में शो करते थे, तो अब ये असेट्स में शो नहीं होंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस करने हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक लोन, लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितने महीने से ज़्यादा के लिए? 12 महीने से ज़्यादा के लिए है, वो आएगी मोर देन 12 मंथ्स। उसके बाद देखिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज। कहाँ पे शो करनी है? सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है। देखिएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर दोज बोरोइंग्स which are repayable or redeemable after period of 1 year. 1 year means 12 months और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यानी कि जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है उसके बाद, ठीक है जी, विच एवर इज लॉन्गर, जो भी बड़ा हुआ। उसके बाद है नोट्स नंबर 4, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, मैंने बताया भी था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एडजस्टेबल और रिफंडेबल आफ्टर 12 मंथ्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज पेबल ऑन लिक्विडेशन। तो जो लिक्विडेशन पे आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई लायबिलिटी पे करनी है तो वो भी यहीं पे आएगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट एट द रिटायरमेंट टाइम, प्रोविजन फॉर सुपरएन्यूशन फंड, प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये सब आपकी कैसे हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजन से। उसके बाद देखिएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या है? जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में वही शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल बैंक लोन, लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, अदर शॉर्ट टर्म, ये स्पेसिफिकली बोल दिया। वर्किंग कैपिटल लोन शॉर्ट टर्म होते हैं, ध्यान रखिएगा। कमर्शियल पेपर अगर कंपनी ने इशू कर रखे तो 90 डेज के लिए इससे ज़्यादा इशू ही नहीं कर सकती कंपनी, तो वो भी अगर कंपनी कमर्शियल पेपर खरीद रखे हैं तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इशू कर रखे हैं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट है या कैश क्रेडिट है, अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। ट्रेड पेबल्स,
ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड और बिल्स पेबल, इनको आप क्या दिखाएंगे, ट्रेड पेबल्स। अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस। ध्यान रखना कॉल्स इन एडवांस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ऐड कर देते हैं, शेयर कैपिटल में ऐड नहीं करनी है। नॉन ट्रेड क्रेडिटर्स, नॉन ट्रेड क्रेडिटर्स अगर वो ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं यानी कि क्रेडिटर्स ऑफ लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट अक्रूड बट ड्यू और नॉट ड्यू दोनों यहीं पे आएंगे, यानी कि उसकी तारीख आ गई थी पे करने की या नहीं आई थी, दोनों के दोनों। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, अक्रूड और बट नॉट ड्यू का मतलब समझिएगा क्या होता है। मान लीजिएगा आपकी बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती है और आपको इंटरेस्ट देना होता है 30 जून को और 31 दिसंबर को, तो 31 मार्च को इंटरेस्ट अक्रूड तो 3 महीने का है लेकिन पे अभी नहीं करना है, तो अक्रूड बट नॉट ड्यू है। अक्रूड तो हो चुका है लेकिन पे नहीं करना। लेकिन आप मान लीजिए कि इंटरेस्ट पे करते हो 31 मार्च को और 30 सितंबर को और इंटरेस्ट अभी तक आपने पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट क्या भी होगा, अक्रूड भी है, अक्रूड तो हर रोज ही होता है, और ड्यू भी हो गया। ड्यू हमेशा उस डेट पे आता है जहां पर कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल एक एग्रीमेंट कर रखा है कि हमें इंटरेस्ट पे उस पर्टिकुलर डेट पे करना है, तो उस डेट के ऊपर जब अगर आपका इंटरेस्ट पे नहीं किया है अभी तक आपने, तो वो अक्रूड एंड ड्यू है। और अक्रूड तो आपका 4 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है। तो अक्रूड तो जो है आप ये समझिएगा आपने चाहे अभी उसको पे करना है या नहीं पे करना है। आपने मान लीजिए कोई इंटरेस्ट 6 साल बाद भी पे करना है तो भी अक्रूड वो हर रोज होता है, तो बैलेंस शीट में अक्रूड बट नॉट ड्यू आएगा। और अगर अक्रूड भी हो रखा है और ड्यू नहीं किया अभी तक तो अक्रूड और अक्रूड एंड ड्यू होगा अगर आपने पे नहीं किया और अभी उसकी डेट ही नहीं आई है तो अक्रूड बट नॉट ड्यू। हाँ जी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मान लीजिएगा आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो इस साल रिडीम होने वाली है, तो फिर वो आप करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे। अनक्लेम डिविडेंड यानी कि जो डिविडेंड है अभी वो शेयर होल्डर्स मिल नहीं रहा, वो पैसे लेके नहीं गया हमसे, तो वो भी आएगा। बिल्स पेबल, ठीक है जी, टू नॉन ट्रेड क्रेडिटर्स, जो नॉन ट्रेड क्रेडिटर्स हैं उनको आपने बिल्स पेबल इशू कर रखे हैं, वो भी यहीं पाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर दिवाली बोनस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का प्रोविजन बना रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर है कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो नहीं होती, ये अलग से शो करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, तो AS 29 जो है इसको गवर्न करता है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which may occurred on happening or non happening of future events which are executed on the balance sheet date। बैलेंस शीट पे कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि हमारे फेवर में भी जा सकती है, हमारे अगेंस्ट में भी जा सकती है, तो उनका होना या ना होना अभी भविष्य में निर्भर करता है। तो ऐसी लायबिलिटीज को आप बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। जैसे कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं कंपनी के, कोर्ट में केस चल रहे हैं, कंपनी मानती नहीं कि हमारी लायबिलिटीज होनी है, तो ऐसे जो क्लेम्स हैं जो अगेंस्ट द कंपनी है बट नॉट एक्नॉलेजेस द डेब्ट, वो आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज है। अगर आपने किसी का भी बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करा रखा है, तो देखिए बैंक तो आपको 3 महीने पहले पैसे देता है, लेकिन जिस पार्टी से आपको बिल मिला था अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो बैंक आपसे पैसे वसूल करेगा, इसलिए वो लायबिलिटीज भी क्या होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे और उसका डिविडेंड नहीं दिया, प्रेफरेंस शेयर कम्युलेटिव नेचर के, कैसे नेचर के, कम्युलेटिव के, तो उसका जो एरियर ऑफ डिविडेंड है वो आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा, क्योंकि ये डिविडेंड तब पे करना है जब आप इक्विटी को दोगे, लेकिन जब इक्विटी को दोगे तो उसका जितने भी सालों का बचा हुआ होता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस होल्डर को सारा पे करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है जब आप इक्विटी दोगे तब, तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस पे डिपेंड करता है, और जो फैक्ट्स वो जो है बैलेंस शीट डेट पर एग्जिट करते थे। गारंटीज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, कंपनी ने किसी के फेवर में गारंटी दे रखी है तो वो गारंटी फुलफिल करने के लिए पेमेंट करनी पड़ सकती है। अनएक्सपेक्टेड अनएग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कंपनी ने पूरे नहीं किए और उन कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है कंपनी की कुछ लायबिलिटीज हो सकती है, उनको बोलते हैं अनएग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर देखिएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि टेंजिबल पहले फिक्स एसेट्स हुआ करता था, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल, लाइव स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, रेलवे की जगह जो साइडिंग्स होती हैं, रेलवे पे साइड पे जो है कंपनी अपना सामान रखती हैं, तो वो जो साइडिंग्स हैं उनको खरीद के रखती हैं। अदर आइटम्स ऑफ PPE यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि जो भी आपने रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा है इन्वेस्टमेंट के रूप में, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, वो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हो गया। फिर देखिएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, जो एक्सपेंडिचर आपने किए वो अंडर कंस्ट्रक्शन और PPE, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं है, उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखिएगा के बाद इंटेंजिबल फिक्स एसेट, तो इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मोशन फिल्म्स, फ्रेंचाइजी राइट्स, अदर टेंजिबल राइट्स, इस तरीके के जो आइटम्स हैं वो आपके क्या होंगे, वो आपके होंगे टेंजिबल फिक्स एसेट्स।
उसके बाद देखिएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो मैंने बताया जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से आपने कर रखे हैं, तो उन आइटम्स को आप बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो जहाँ पर डेवलपमेंट फेस होती है तो AS 26 ये कहता है कि जब आपकी कोई रिसर्च सक्सेसफुल हो जाए तो फिर आप उसको डेवलप करते हैं, और उस डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च होता है उसको असेट्स कंप्लीट करने तक जो पैसा खर्च हो उसको आप एक्यूमुलेट करते हैं अकाउंट में, और उस अकाउंट का जो भी खर्चा होता है उसको आप इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट में शो करते हैं। फिर देखिएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है आप बताइए? शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और FD भी हो सकती है 12 महीने से ज़्यादा की, तो सब ये नॉन करंट में। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में आपने कैपिटल एडवांस दे दिया। कैपिटल एडवांस का मतलब जैसे आपने बिल्डिंग बनवानी है और ठेकेदार को आपने 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए, अब बिल्डिंग 2-3 साल में जाके कंप्लीट होगी लेकिन एडवांस आपने अभी दे दिया, उसको कैपिटल एडवांस बोलते हैं। एडवांस टू द एम्प्लॉय जो कि इसकी रिटायरमेंट पे एडजस्ट होगा या 2 साल के बाद एडजस्ट होगा। एडवांस गिवन टू कस्टमर्स, एडवांस गिवन टू सप्लायर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, टेलीफोन कंपनी, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब इसमें है। अदर नॉन करंट एसेट्स में तो जो डेटर्स जो रिकवर करोगे 12 महीने के बाद वो है। अक्रूड इनकम्स जो 12 महीने के बाद मिलेगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो 12 महीने के बाद एडजस्ट होंगे। उसके बाद देखिएगा करंट इन्वेस्टमेंट। अब करंट इन्वेस्टमेंट में वही इन्वेस्टमेंट है जो नॉर्मली वहाँ पे बताइए, लेकिन इसमें ध्यान रखें एक मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने ट्रेडिंग के लिए ली हुई हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, और अगर अपने लंबे समय के लिए लिए तो वो नॉन करंट में। ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी उसको कितने पीरियड तक होल्ड करेगी। इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स जिसको हम WIP बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, ये मैं आपको बता भी चुका था अभी भी जब आपको बता रहा था। तो इस तरीके से सारे आइटम्स जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो है जो आइटम्स थे वो मेन हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और इसके अलावा जो आइटम बचते हैं वो अदर करंट एसेट्स के हैं, वो मैंने आपको बता दिए थे कि कौन कौन सा आइटम है। उसमें अक्रूड इनकम है, और जो है आपके अनबिल्ड रेवेन्यूज़ हैं, और इसके अलावा जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो वो सब यहाँ पे जो है आपकी अदर जो है नॉन करंट एसेट्स में आएंगे। तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ जो की, इसके अंदर जो है अब आपने ये तैयारी कर लेनी है, और कल जो है इसके बारे में एक दूसरी क्लास जो है हम शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले आपने एक बैलेंस शीट तैयार करनी है। उस बैलेंस शीट के लिए क्वेश्चन नंबर है 10। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपने हमारी जो बुक है उसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपने कंप्लीट करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपने करना है, आपके पास सॉल्यूशन यहाँ पे है ही। ये देखिए वो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सारी चीज़ें दी हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख की, तो कहाँ पे दिखाएंगे? शेयर कैपिटल में। कॉल्स एंड एरियर्स शेयर कैपिटल में से माइनस लैंड बिल्डिंग PP, प्लांट मशीनरी PP, फर्नीचर PP, जनरल रिजर्व सरप्लस, लोन फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। लाइबिलिटी में ध्यान रखिएगा, तो लाइबिलिटीज़ में किस में दिखाओगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। स्टॉक देखिएगा तो इन्वेंट्रीज में आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म लोन्स में आ गया, तो शॉर्ट टर्म लोन्स कहाँ आएंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। सन्डी डेटर, ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांसेस, तो अगर कुछ नहीं लिखा हो तो शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस में डाल दीजिएगा। परपोज डिविडेंड, प्रोविजंस फॉर टैक्स, प्रोविजंस के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व सरप्लस में कैश इन एंड कैशड बैंक, कैश इन एंड कैशड बैंक। बताइए कैश इन कैश इक्विवेलेंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिजर्व सरप्लस में से माइनस कर देंगे। अनसिक्योर्ड लोन आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डालेंगे। सन्डी क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है जी, ये ट्रेड पेबल्स हो गए हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इंक्लूड 25,000 ऑफ ऑडिट फीस एंड 3500 आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस विद ऑडिटर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो एडजस्ट नहीं हो रहे हैं तो वैसे ही शो करने। 10,000 इक्विटी शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश के, तो नोट्स टू अकाउंट में आप इसको मेंशन कर देंगे। डेटर जो 6 महीने से ज़्यादा पुराने होते हैं उनको अलग दिखाते हैं, और जो 6 महीने से कम के होते हैं अलग। तो ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, तो डेटर नॉर्मली, फिर मोर देन 6 मंथ वाले ड्यू जो है वो 6 महीने तक वाले अलग, और 6 महीने के बाद वाले अलग। जो कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स है वो ये है, तो आप ध्यान रखिएगा जो वैल्यू दे रखी है वो WDV है, तो डिफरेंस आपका जो है डेप्रीशिएशन हो जाएगा। 7.5 लाख रुपए का लोन है, उसमें इंक्लूसिव ऑफ 37,500 इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। तो 7.5 लाख में से 37,500 तो जो है आपकी अदर करंट लायबिलिटीज हो जाएगी, और बाकी जो बचेगा 7,12,500 वो आपका खाली बोरोइंग्स में रहेगा। जो बैलेंस है वो नॉन शेड्यूल बैंक में, तो इसको आप नोट लिख देंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूडिंग 10,000 डिपॉजिट इन ग्लोबल बैंक विच इज़ नॉट ए शेड्यूल बैंक। तो जो नॉन शेड्यूल बैंक में पैसा जमा होता है वो आप शो कर देंगे।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, हालांकि सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है, लेकिन आपने ये जो है कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है, नहीं सॉरी 11 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आप एक सवाल और करेंगे, मैं अभी आपको दे रहा हूँ उसका नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का एक क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे आप, सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो इससे आपकी बैलेंस शीट वाले जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, तो ये लिख लीजिए 9 एंड 10। और अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो कल की जो क्लास होगी उसके अंदर मैं इसको कवर कर दूँगा।